It exclusively presents Indian Paranormal Podcast अर्श और राहुल के साथ। अक्सर ये हम लोग देखते हैं कि लोग अक्सर चौराहों पे कभी कभार एक मिट्टी का कलश जिसके ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा होता है और साथ में एक जनेऊ बांधा जाता है, इसकी चीज़ें डाली जाती हैं। या फिर अगर हम लोग एक बहुत सिंपल कॉमन घर की चीज़ की बात करें तो हम लोग घरों पे दुकानों के ऊपर नींबू मिर्ची वगैरह को लगाते हैं। हाँ, ये बड़ा आम है, ये बहुत ज़्यादा आम है। तो मैं ये जो इस किस्म की चीज़ें होती है उसका इसके अलावा हम लोग कुछ चीज़ें और सुनते हैं, जैसे कि वशीकरण कर लिया, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों की क्या रियलिटी है, ये जिसको ब्लैक मैजिक बोला जाता है, व्हाट इज़ दिस ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, भले ही टॉपिक ब्लैक मैजिक क्यों ना हो, पर काले जादू नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी सुन के थोड़ा शॉक हो गए, और काले जादू नाम की कभी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये सब तंत्र में आता था, अच्छा या बुरा तंत्र। ओके, ये सब एक तंत्र का पार्ट है। तंत्र का मतलब होता है मैकेनिज्म, किसी चीज़ को जानने या समझने का मैकेनिज्म, दैट्स इट। ओके, तंत्र मंत्र यंत्र आपने सुना ही होगा। जी, तंत्र यंत्र मंत्र की बात होती है। एग्जैक्टली। वो क्या है वो हम आगे बताएंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन अथर्ववेद में कई सारे ऐसे तरीके लिखे हुए हैं। हमारे ज़माने में आम इंसान की भाषा में अगर कहें तो टोटके, उसमें ऐसे टोटके लिखे हुए हैं कि आप करेंगे तो वैसा होगा ज़रूर। पर ये वही वाला सवाल बन जाता है राहुल कि किसी भूखे को आप चाकू दे रहे हो सेब काट कर खाने के लिए, और किसी मर्डरर को आप चाकू दे रहे हो किसी की जान लेने के लिए। एग्जैक्टली। तो ये वही है, शक्तियाँ, मंत्र, विधान सब हैं, पर कौन उसका किस नियत से उपयोग कर रहा है ये बहुत मैटर करता है उस ऊर्जा के लिए। ब्लैक मैजिक की बात हो रही है तो अक्सर कुछ जगहें जो है ऐसा शायद माना जाता है कि ज़्यादा कंड्यूसिव है ब्लैक मैजिक के लिए, वहाँ में ज़्यादा होता है। जी, फॉर एग्जांपल हम लोग नाम सुनते हैं, गूगल पे भी इस बात को मेंशन किया गया है कि मायोंग करके जगह है असम में जो बड़ी प्रचलित है ब्लैक मैजिक के लिए। सो इफ़ यू कैन जस्ट गिव सम कॉन्टेक्स्ट की, अगर कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उस चीज़ के लिए। तो अगर आप सही से स्टडी कर रहे हैं इस चीज़ की तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वो ब्लैक मैजिक के लिए फेमस नहीं है, वो अपने वुडू मैजिक के लिए फेमस है। ओके, ऐसा नहीं कि ब्लैक मैजिक वहीं से आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है। व्हाट इज वुडू? अगर आपने कई बार देखा होगा कि एक छोटे से काले कपड़े की डॉल बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं, उसको कलावे से बांधते हैं, उसका गला, हाथ और पैर, और उस पर सुई चुभोते हैं। तो जहाँ पर वो सुई चुभोते हैं, दूर बैठे इंसान को भी वही दर्द महसूस होता है, क्योंकि वो उसके नाम से वो पुतला बनाते हैं। क्या कभी कुछ ऐसा सुना आपने? क्योंकि आई एम डैम श्योर लोगों ने ज़रूर सुना होगा, किसी ना किसी सीरियल में तो ज़रूर देखा होगा आपने। नहीं, मैंने सुना है इसके बारे में। और एक चीज़ और होती है, आई थिंक अगर आप इसके बारे में बस खाली अपनी ओपिनियन बता सके, उस चीज़ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा जिसमें दूर बैठ के आप हीलिंग कर सकते हैं किसी की, जिसे हम एस्ट्रल हीलिंग कहते हैं। एस्ट्रल हीलिंग तो हाँ, लाइक इस तरह की चीज़ें मैंने सुनी हुई, प्राणिक हीलिंग टाइप की, कि आप दूर बैठ के किसी को हील कर सकते हैं और दूर बैठ के किसी की बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ उस किस्म की। जय, एग्री विद योर पॉइंट, और मैं समझ गया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। वो टॉपिक परकाया प्रवेश, प्रतिक्रिया और अलग आयामों के ऊपर चला जाता है, वो टॉपिक सपनों के ऊपर चला जाता है। वो टॉपिक एक बहुत अलग है कि आप अपने ध्यान को इतना नियंत्रण कर ले कि किसी और की रियलिटी का हिस्सा बन जाए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मायोंग एक ऐसा शहर है जहाँ से वुडू मैजिक का इजाद हुआ है। उन लोगों ने शायद कुछ ऐसा बना लिया, शायद मंत्रों को जोड़कर या तरीकों को जोड़कर, टोटकों को मिक्स एंड मर्ज करके एक ऐसा तरीका बना लिया जिससे वो किसी भी इंसान के एनर्जी, यानी उसका बाल या पैर का अंगूठा, उसको लेकर उस पुतले के साथ कंबाइन करते हैं। मतलब पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। ऐसा सोचकर, ऐसा मानकर
ये आम तौर पर हमारे हिंदू धर्म में बहुत होता है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर उसकी सुबह शाम पूजा होती है, एक प्रोसीजर है। तो वो लोग उस काले कपड़े में बंधी जो इंसानी आकृति दिखने वाला कुछ होता है, वो लोग उसे डॉल मानते हैं, उसे वो इंसान मानते हैं और अपने मंत्र विधाओं से, अभिमंत्रित कीलों से उस पर वार करते हैं। तो वो जहाँ पर वार करते हैं वो इंसान पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर उस इंसान का बाल इस जादू करने वाले इंसान के हाथ में है, इस वुडू मैजिक को करने वाले इंसान के हाथ में है, तो वो उससे कुछ भी करा सकता है। लेकिन शर्त ये है कि वुडू तंत्र सबको आना चाहिए विधिवत, वरना वुडू करने वाले को सबसे पहले दिक्कत होती है। इसीलिए आप शायद बचे नहीं हैं लोग जो वुडू करते हैं। ओके, इसी तरीके से हर्ष एक और जगह है कामाख्या देवी टेम्पल। लोग वो जगह भी बहुत प्रचलित है इन सब चीज़ों के लिए। एक मंदिर में ये सब चीज़ें होना, हाउ इज इट लाइक सिग्निफिकेंट? यार ऐसे तो सब चीज़ें प्रचलित हैं, ऐसे तो काशी विश्वनाथ भी प्रचलित है, ऐसे तो उज्जैन प्रचलित है, ऐसे तो बालाजी भी बहुत प्रचलित हैं। लेकिन आप ज़रा देखें, एक बार गौर करें, कामाख्या एक शक्तिपीठ है। उस जगह को आप हॉन्टेड नहीं कह सकते। लोगों ने इतना ज़्यादा उसको बना दिया है कि वो हॉन्टेड लगता है। काशी बहुत प्योर प्लेस है, वो हॉन्टेड नहीं है। तो मेरे हिसाब से जब तक आपको ऊर्जाओं को समझना ना आए और आप उसे महसूस ना करें, मत माने कि वो जगह ऐसी है। चलिए, फेयर इनफ। लेट्स टॉक अबाउट कि आपने तंत्र की बात करी, मंत्र की बात करी, यंत्र के बारे में बात करना मुझे लगता है अभी तक थोड़ा सा रह गया है। ये जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल लोग तावीज़ बांधते हैं, लोग एक यंत्र आता है, लक्ष्मी यंत्र और भी इस किस्म के यंत्र आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ साइंस बिहाइंड दैट? कोई सूडो साइंस है जो इसके पीछे है, या बस मान्यताओं का खेल है? देखिए, तंत्र मंत्र यंत्र सब एक दूसरे से कनेक्टेड है एक तरीके से। यंत्रों में भी ताकत होती है, जैसे हर धातु की अपनी एक ऊर्जा होती है, ये आप मानते हैं? जी बिल्कुल। उसी तरीके से अष्ट धातु जो होती है उसकी भी अपनी एक ऊर्जा होती है। अष्ट धातुओं को जब मंत्र विधान के साथ अभिमंत्रित करके किसी घर में स्थापित करते हैं तो यंत्र अपने तरीके से काम करता है, क्योंकि उसमें उच्चारण की दुनिया है, उसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और अर्श, इसी तरह एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग वशीकरण बोलते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे काफ़ी छाया हुआ है। सोशल मीडिया में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ट्रेंडिंग किस्म का ब्लैक मैजिक है जो काफ़ी लोग ट्राई कर चुके हैं या काफ़ी लोग ट्राई करना चाहते भी हैं। तो कितनी रियलिटी है वशीकरण जैसी प्रोसेसेस में, अगर मैं आपसे पूछूं तो? पहली बात तो मैं अगेन इसे काला जादू नहीं कहूँगा, क्योंकि ये काला जादू नहीं है, ये एक तंत्र में आता है। जितने भी षटकर्म भगवान शिव द्वारा रावण को बताए गए थे, रावण संहिता में जिसका मेंशन है, वो चीज़ों को बेहतर करने के लिए बताए गए थे, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए। वशीकरण के जो तरीके हैं, रावण संहिता ओरिजिनल जहाँ पर है, उस रावण संहिता में भी तरीका लिखा है, पर मंत्र विधान नहीं लिखा है। हर चीज़ को करने का एक प्रोसेस होता है। अगर कोई तरीका ये है कि पेड़ की छाल ले आओ, उसे अपने खून के साथ पीस कर किसी चीज़ में मिला के खिला दो, अगर ये कोई तरीका है तो हमेशा उस पर एक मंत्र पढ़ा जाएगा, जो मंत्र उसे और कारगर करेगा, तब उसे यंत्र के तरीके यूज़ कर सकते हो। तो जब तक आपको मंत्र विधान नहीं पता है जी, आप किसी भी तरह के वशीकरण को कारगर साबित कर ही नहीं सकते। पर उससे पहले फंडामेंटल सवाल ये आता है हर्ष कि वशीकरण जैसी चीज़, क्या आपको लगता है इज इट अ फेयर पॉसिबिलिटी? एग्जैक्टली, किया जा सकता है? किया जा सकता है। तो हर्ष, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि एक नॉर्मल हिप्नोटिज्म सम्मोहन में और वशीकरण में क्या फ़र्क है? तो कोई इंसान अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी के माध्यम से, सम्मोहन के माध्यम से भी तो आपको अपने वश में कर सकता है। देखिए, षटकर्मों में सबसे पहला जो षटकर्म आता है वो होता है मोहन। मोहन वही सम्मोहन होता है, जब आप मोह लेते हैं किसी को। देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क है, जब कोई मोहित हो जाता है आप पर तो वो अपने दिल से आपके साथ रहता है, राइट। लेकिन वहीं पर जब कोई ज़बरदस्ती वश में करने की कोशिश करता है
कहने का मतलब वो हमारे अंडर में काम कर रहा है, हमारे वश में आ गया है, तो वो काम तो करेगा, वो सारी चीज़ें वो करेगा, पर वो अपने इच्छा से नहीं कर रहा, अपने दिल से नहीं कर रहा। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है मोहन और वशीकरण में। ओके, फेयर इनफ। कुछ चीज़ों की बड़ी मान्यताएं होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पीली सरसों का कहते हैं कि काले जादू में बड़ा इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली। या फिर अगर आप सिंपल सी चीज़ ले लें, चावल। जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो वो चावल उड़ाते हुए जाती है, और जब वो किसी घर में एंटर करती है तो चावल के कलश पे लात मार के वो एंटर करती है। हाँ। या फिर आप एक चीज़ देख लेना कि चौराहों पे कई बार हम सुनते हैं कि लोग किसी कलश में जादू टूना करके उसे चौराहे पर रख देते हैं। चौराहे पर रख दो। और इन सारी चीज़ों में एक बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है और वो है नींबू मिर्ची। शायद नींबू मिर्ची। Exactly. बड़ी सिंपल, हर घर में पाने वाली चीज़ है कि लोग घरों में नींबू मिर्ची लटका के रखते हैं, घोड़े की नाल लटकाते हैं, यस। उल्टी गुड़िया काली वाली उसको लटकाते हैं। तो अर्श, इन सब चीज़ों के बीच में सच्चाई क्या है और ये नज़र लगने का क्या कॉन्सेप्ट होता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप नींबू मिर्चे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो आपने राहुल कई बार देखा होगा कि चौराहे पर नींबू मिर्च पड़ी होती है, कभी कभी वो कुचल दी जाती है किसी के पैरों से और कभी कभी नहीं, राइट? तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर उसके ऊपर से आप गुजर जाओगे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? बहुत बार सुना है। एग्जैक्टली। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं तो गुजर गया पर मुझे कुछ हुआ नहीं। ये भी सुना है। इस बात को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं बेसिकली, जैसे लौंग हो गया, नींबू मिर्चे हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहूँगा। ओके। जैसे आपने कई सारे बड़े मंदिरों के अंदर देखा होगा कि आरती होती है तो आरती अगरबत्ती से नहीं होती है लेकिन लौंग कपूर से होती है। देखा होगा आपने शायद। कपूर या लौंग की आरती होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो लौंग, जैसे कि मान्यता यह है कि लौंग एक नेचुरल नेगेटिव एब्जॉर्बर है। वो एनर्जीज को, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो लौंग होती है वो सारे लोगों के सर से उतारी जाती है और आरती के समय उस प्लेट में इकट्ठा कर दी जाती है। प्लेट में इकट्ठा करने के बाद कपूर की अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में कई तरह की अग्नियां हैं लेकिन कपूर की अग्नि को बहुत पवित्र अग्नि माना गया है। तो ऐसा मान्यता है कि लौंग को हाथ में लेकर सर से उतारने पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मोस्टली क्लॉकवाइज ही उतारते हैं क्योंकि वही एक प्रोसीजर है एनर्जीज को डायरेक्ट करने का। तो जब लौंग को लेकर सर के ऊपर से उतारते हैं और उसे कपूर में, यानी कि जलते हुए कपूर में जिसमें से अग्नि निकल रही है, उसमें डाल देते हैं, तो इट इज़ बिलीव दैट कि हम अपने शरीर की या फिर अपने ऊर्जा में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उन सबको लौंग में एब्जॉर्ब करके उस पवित्र अग्नि में समर्पित कर देते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है नज़र उतारने का जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम नींबू मिर्ची के कॉन्सेप्ट पे। ऐसा कहा जाता है कि नींबू मिर्ची को सर से उतारने के बाद या फिर दुकान के बाहर लटका देते हैं तो किसी की भी जो बुरी नज़र होती है वो उसमें पड़ने लगती है और थोड़े दिन के बाद वो, अब ये कह ले कि नेचुरली या फिर उस नज़र लगने की वजह से जल्दी काली या फिर ख़राब हो जाती है। और जैसे ही ये होता है उस नींबू मिर्ची को उतार कर किसी चौराहे पर डाल देते हैं और डालने के बाद वहाँ से बिना पीछे मुड़े वापस लौट कर आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत सुना होगा कि कोई भी चीज़ अगर आप नज़र उतार रहे हो, कहीं चौराहे पर रख के आ रहे हो, तो पीछे मुड़ के देखना नहीं। कभी आपने सोचा कि ये क्यों होता है? नॉट रियली। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा अर्श की, जब मेरे फादर का पिंडदान हुआ था जी, तो पिंडदान के बाद भी सेम चीज़ बोली जाती है कि आपने जब किया है तो आपने पलट के पीछे नहीं देखना है। पीछे नहीं देखना, एग्जैक्टली। तो मैं तब भी सोचता था कि इसके पीछे का लॉजिक क्या होता होगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप पिंडदान की बात करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। ओके। लेकिन कहते हैं जब आप किसी नेगेटिविटी को अपने शरीर से उतारते हैं या फिर किसी भी जगह से उतारते हैं और उसे चौराहे पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर 4 दिशाएं होती हैं, दिशाएं तो बेसिकली वैसे 10 हैं, लेकिन वो 4 दिशाएं जहाँ होती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कंफ्यूज हो जाती है, एक तरीके से भ्रमित हो जाती है कि उसे दरअसल किस दिशा में जाना है। इसीलिए चौराहे को ज़्यादा कारगर माना गया है। इसीलिए चौराहे पर नींबू मिर्च, आपने चौराहे पर, जैसे आपने सवाल में पूछा था कि हांडी रख देते हैं, कोई खाना भी रख देता है कभी कभी इंसान, तो यही रीज़न है कि चौराहे पर ये सब चीज़ें रखी जाती हैं।
अब हम बात करते हैं कि कुछ लोगों को असर करती हैं, कुछ को नहीं करती। उसके पीछे का एक सीधा सा रीज़न है राहुल कि कुछ लोगों की इच्छा शक्ति, कुछ लोगों की विल पावर इतनी मजबूत होती है कि उनके स्पिरिट, उनकी जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस होती है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो उनको किसी भी तरह की ये ऊर्जाएं या नेगेटिव ऊर्जाएं उनकी एनर्जीज़ को इंटरफेयर नहीं कर पाती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है पूरा नज़र का। अब नज़र लगती कैसे है? जैसे आपने सुना होगा कि अच्छे से बन के मत जाओ वरना नज़र लग जाएगी, ये काम मत करो वरना नज़र लग जाएगी। मैं सारे सवाल का जवाब एक साथ ही देता हूँ कि नज़र लगने का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा अनोखा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर इंसान का एक हायर सेल्फ होता है, राइट? ओके। वो हायर सेल्फ जब किसी कन्विक्शन पावर के साथ बोला जाता है, जैसे मैंने सामवेद का एग्जाम्पल दिया था कि ध्वनि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है श्राप में, जैसे मैंने बताया था ये सारी चीज़ें, तो उसी तरीके से नज़र में भी, मतलब जो हम देखते हैं किसी चीज़ को, उसमें भी एक कन्विक्शन पावर होती है। आपने बहुत सारे साधुओं को इस तरीके से करते हुए देखा होगा कि वो बस एक नज़र घूर देते हैं और इंसान अजीब सा बिहेव करने लगता है। कहीं ना कहीं सुना ही होगा, सुना तो है। एग्जैक्टली, मतलब महसूस नहीं किया होगा पर सुना ज़रूर होगा। तो ये भी एक तरीके की नज़र ही है। नज़र अच्छी बुरी दोनों ही होती है। अच्छी नज़र लग जाए तो इंसान पनप जाता है, और कहा जाता है कि बुरी नज़र लग जाए तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नज़र भी एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी जब इंसान के पास आती है तो सामने वाला इंसान डिस्टर्ब हो जाता है बहुत बुरी तरीके से, अगर उसकी नज़र में कन्विक्शन पावर बहुत स्ट्रांग है तो। लेकिन अगर हम वहाँ ना जाकर काला जादू और टोने टोटके पर देखें तो आज भी इस पूरी इंडिया में ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पर अंधविश्वास के नाम पर, जहां पर भूत प्रेत के नाम पर इतना तगड़ा अंधविश्वास है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने किसी से तरीके सुन लिए, वो तरीके आजमा रहे हैं, उन पर काम नहीं आ रहे हैं तो वो दूसरे पर आजमा रहे हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है, उनको उसका सोर्स नहीं पता है। कई सारे ऐसे गांव हैं राहुल जहां पर औरतों को डायन समझकर जला दिया जाता है जिंदा, इस डर से कि कहीं कोई चुड़ैल आकर, कोई डायन आकर उनके परिवार को नुकसान न पहुंचा दे। ये सब ज्ञान की कमी के कारण है, वरना काला जादू नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। टोटके एग्जिस्ट करते हैं, अगर किसी ने सही से उसको साध लिया है मंत्र विधा के अनुसार तो वो उसको कारगर सिद्ध कर सकता है। कुछ लोग करते भी हैं। और एक चीज़ मैं इतना ही कहूँगा कि जो काला तंत्र करता है, जो बुरा तंत्र करता है, शायद वो कोई लिसनर ही हो, कोई सुन ही रहा हो, एक ही मेरा कहना है, ऐसा महामहिम पुराण में भी वर्णित है कि जिसने भी ऐसा काम किया, काला तंत्र या बुरा तंत्र, एक तरीके नीच कुल का तंत्र, उसकी मौत के समय एक भी इंसान उसके आसपास नहीं रहेगा। बहुत ही दयनीय मौत होगी, ये कन्फर्म है। लेकिन मैंने सुना है कि लोग काला जादू करके इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे आत्मा ले आते हैं, जिसे आम भाषा में हम श्रापित होना बोलते हैं। तो ये श्राप जैसी चीजें वाकई में होती हैं क्या? लाइक फॉर एग्जाम्पल एनाबेल। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते